Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you Revolt of the British, Coming of the British and the Revolt of 1857 of class 5 and the subject is SST. And today we will do part 3. Our previous class we did part 1 and part 2 and we have just completed our topic, that is Coming of the British and the Revolt of 1857. And today we will do exercises and word meaning, fill in the blanks, question answers and all. Okay. So students, we have just completed our syllabus, topic, and I think you have come across the very difficult words, no? And so first we will start with the word meaning. ठीक है, तो आप लोग को डिफिकल्ट वर्ड कितना डिफिकल्ट मिला, अगर डिफिकल्ट वर्ड मिला ना आप लोग को तो उसके ही वर्ड मीनिंग हम पहले देखेंगे. ठीक है. सो नंबर 1 इज ट्रेड. नंबर 1 इज ट्रेड एंड द मीनिंग ऑफ द ट्रेड इज बिजनेस. BUSINESS बिजनेस. ठीक है. नंबर 2 एक्सप्लोरर एंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरर इज सर्चर. SEARCHER सर्चर. जैसे कि ये टॉपिक में आप लोग को मिला कि वास्को दा गामा वाज एन एक्सप्लोरर, है ना. तो एक्सप्लोरर का मतलब क्या है? सर्चर. SEARCHER सर्चर. नंबर 3 इज मोनोपोली एंड द मीनिंग ऑफ मोनोपोली इज द एक्सक्लूसिव पोजेशन और control of the supply of or trade in a commodity or सर्विस. यानी कि बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ट्रेड एंड कॉमर्स में एक सर्टेन कमोडिटी के लिए. ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोनोपोली. जैसे कि पहले पोर्टुगीज आए थे कैलिकट में, है ना, उस वक्त उन लोग का मोनोपोली था ट्रेड एंड कॉमर्स में, है ना. और उसके बाद जब ब्रिटिश आए और ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स का हुआ, है ना, मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स. सो ये मोनोपोली का मीनिंग क्या है? द एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द सप्लाई और ट्रेड इन अ कमोडिटी और सर्विस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन एंड द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन इज इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. जैसे कि जब रिवोल्यूशन होता है ना, नए सिस्टम आता है ना, जब एक देश में और या फिर एक गांव में रिवोल्यूशन होता है. ठीक है. जब एक युवा, पढ़ा लिखा युवा बढ़ जाता है ना, और वो जो पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड पर्सन, है ना, उसके वजह से गाँव में एक नया रिवोल्यूशन आता है ना. आप लोग को पता ही होगा. नया रिवोल्यूशन आने की वजह से जब वो जो एजुकेटेड पर्सन है वो हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज गाँवों में बनाए, तो एक रिवोल्यूशन आएगा ना गाँव में. जैसे कि पहले उस गाँव में हॉस्पिटल्स नहीं था, पर रिवोल्यूशन आने की वजह से, तो यानी कि न्यू सिस्टम, इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. नंबर 5 इज मर्चेंट्स एंड द मीनिंग ऑफ मर्चेंट्स इज tradesman. TRADESMAN tradesman. Okay. Number 6 obtaining and the meaning of obtaining is receive. यानी कि receive करना, obtain करना. ठीक है. RECEIVE receive. Establish number 7 and the meaning of establish is founded. FOUNDED founded. ठीक है. And number 8 is ambitious and the meaning of ambitious is wishful. WISHFUL wishful. आप सब लोग ambitious है ना. So ambitious का meaning क्या है? wishful. Number 9 is infuriated and the meaning of infuriated is मेक और बिकम एंग्री. यानी कि बहुत गुस्सा आना या फिर बहुत गुस्सा बनाना. ठीक है. इंफ्यूरिएटेड का मीनिंग क्या है? मेक और बिकम एंग्री. नंबर 10 इज कंक्वेस्ट एंड द मीनिंग ऑफ कंक्वेस्ट इज विक्ट्री. VICTORY विक्ट्री, यानी कि विजय हासिल करना. जैसे कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में एक युद्ध हुआ था, है ना, जहाँ पर इंग्लिश विक्टोरियस हुआ, है ना. इंग्लिश ने विक्ट्री गेन किया तो क्या हुआ? इंग्लिश विजय हासिल किया. ठीक है.
Number 11 is kingdoms, and the meaning of kingdoms is empire, 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 ठीक है. Number 12 is administration, and the meaning of administration is the management of public affairs. यानी कि जो public affairs होता है ना administration, उसे किसे चलाना चाहिए है ना, तो administration होता है वो. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? The management of public affairs. Number 13 is here, HEIR, here. यानी कि इधर आप लोग देख सकते हैं ये हुआ एक here, HEIR, here. और इसका मीनिंग है सक्सेसर और चाइल्ड, SUCCESSOR, सक्सेसर, CHILD, चाइल्ड, यानी कि उत्तराधिकारी. ये एक हुआ हेयर. और ये जो दूसरा हेयर होता है वो HAIR होता है, हेयर. यानी कि आपके सरों का ऐसे बाल है ना, बाल, हेयर, HIR, हेयर. यानी कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है HEIR और HAIR का, ये सेम होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. पर ये इसका जो मीनिंग है यहाँ पर, हेयर का मीनिंग होता है सक्सेसर और चाइल्ड, और ये जो हेयर का मीनिंग होता है योर हेयर, ठीक है. बाल जो होता है ना आपके सर में जो बाल होते हैं, लंबे लंबे घने बाल है ना आप लोग का, वही है हेयर. और जब आप ये देखेंगे आप लोग मत समझना कि इसका स्पेलिंग गलत हो गया, एक के जगह में ई आ गए, ये मत समझना आप लोग, ठीक है. इसका दोनों डिफरेंट ही मीनिंग है. तो लेट्स मूव टू नंबर 14, exploit. Number 14 is exploit, and the meaning of exploit is to make wrong use. यानी कि wrong use करना, exploit करना, ठीक है. अच्छे तरीका नहीं अपनाना, ठीक है, तो wrong use करना, exploit. And number 15 is revolt, and the meaning of revolt is violent resistance to authority. यानी कि protest करना, रिवोल्ट यानी कि प्रोटेस्ट करना, वायलेंटली प्रोटेस्ट करना है ना, वायलेंट रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, ठीक है. एंड द नंबर 16 इज cartridge, and the meaning of cartridge is a small case containing an explosive material from a rifle. So cartridge क्या है, मैंने आप लोग को पिछली बार भी इमेज दिखाया था ना, ये cartridge कैसा होता है, a small case containing an explosive material from a rifle, ठीक है, वही है राइफल. इसे जो बैटल होता है उस पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. तो आप लोग को समझ में आया ही होगा कार्ट्रिज का मीनिंग क्या है. सो दिस इज आवर वर्ड मीनिंग. सो नाउ लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ क्विक रिवीजन. सॉरी. Number 1, trade, and the meaning of trade is business. Number 2, explorer, and the meaning of explorer is searcher. Number 3, monopoly, and the meaning of monopoly is the exclusive possession or control of the supply of or trade in a commodity or service. Number 4, revolution, and the meaning of revolution is in favor of a new system. Number 5, merchants, and the meaning of merchants is tradesmen. Number 6, obtaining, and the meaning of obtaining is receive. Number 7, established, and the meaning of established is founded. Number 8, ambitious, and the meaning of ambitious is wishful. Number 9, infuriated, and the meaning of infuriated is make or become angry. Number 10, conquest, and the meaning of conquest is victory. Number 11, kingdoms, and the meaning of kingdoms is empire. Number 12, administration, and the meaning of administration is the management of public affairs. Number 13, heir, and the meaning of heir is successor or child. Number 14, exploit, and the meaning of exploit is to make wrong use. Number 15, revolt, and the meaning of revolt is violent resistance to authority. Number 16, cartridge, and the meaning of cartridge is a small case containing an explosive material from a rifle. So this is our word meaning of this topic. So now let's move to our self-made question. So this is a self-made question, and the first question is,
Number 1, who were the first to come to India for trade? कौन आए थे पहली बार इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर क्या है? द अरब। कौन था? अरब। द अरब वे द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो कौन आया था? अरब आया था। नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हेन डिड वास्को दा गामा केम टू इंडिया? वास्को दा गामा इंडिया में कब आए थे? क्वेश्चन में क्या है? वास्को दा गामा इंडिया में कब आए थे? इसका आंसर क्या है? वास्को दा गामा केम टू इंडिया इन 1498। यानी कि वास्को दा गामा कब आए थे? 1498 में इंडिया आए थे। So now let's move to question number 3. And the question number 3 is where did Vasco da Gama reached first time? यानी कि जब वास्को दा गामा इंडिया आए थे तो पहले कहाँ पर पहुंचे थे? तो इसका आंसर है वास्को दा गामा reached कैलिकट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि पहली बार जब इंडिया आए थे वास्को दा गामा, है ना, कहाँ पर पहुंचे थे? कैलिकट। कहाँ पर? कैलिकट। Number 4, when did a few British merchants form the East India Company? तो ये few British merchants है, उन लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म किया था? ये है क्वेश्चन, है ना। और इसका आंसर क्या है? In 1600 a few British merchants ईस्ट इंडिया कंपनी। सो 1600 में ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है उन लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किए थे। Number 5, where did the British set up the trade centers? So जब ब्रिटिशर्स ने जहांगीर से परमिशन ले लिया था, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स से उन लोग ने अपना ट्रेड सेंटर्स कहाँ पर सेटअप किया, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? द ब्रिटिश सेट अप द ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास। कहाँ पर? बम्बई और मद्रास। जो अभी नेम चेंज होके, ये जो बॉम्बे है वो नेम चेंज होके मुंबई हुआ है, और ये जो मद्रास है वो नेम चेंज होके चेन्नई हुआ है। इसलिए जो ये बॉम्बे एंड मद्रास है इसे हम ब्रैकेट में नाउ मुंबई एंड चेन्नई भी लिख सकते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश सेट अप देयर ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास, नाउ मुंबई एंड चेन्नई। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. When did औरंगजेब died? तो औरंगजेब का कब देहांत हुआ था? औरंगजेब died in 1707, ठीक है। तो औरंगजेब died in 1707. क्वेश्चन नंबर 7, who was नवाब ऑफ बंगाल? जब ये सब हो रहा था, है ना, उस वक्त नवाब ऑफ बंगाल कौन था? कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला was the नवाब ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, Where did the revolt of 1857 began? और ये जो एक्सप्लोइट करते गए ब्रिटिशर्स थे ना, और धीरे धीरे ये जो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है ना, रिवोल्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये फीलिंग्स इमर्ज हो रहा था। और पहली बार रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन मेरठ। कहाँ पर? मेरठ, MEERUT, मेरठ। नंबर 9, When did the बैटल ऑफ बक्सर फॉट? और ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कब हुआ था? द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764। कब हुआ था? 1764. So this is a self-made question of this topic. So we will do little bit of quick revision. Okay, self-made question number 1, who were the first to come to India for trade? The Arab were the first to come to India for trade. Number 2, when did Vasco da Gama came to India? Answer is Vasco da Gama came to India in 1498. Question number 3, where did Vasco da Gama reach first time? Answer is Vasco da Gama reached Calicut in India for the first time. Number 4, when did a few British merchants form the East India Company? Answer is in 1600 a few British merchants formed the East India Company. Number 5, where did the British set up their trade centers? Answer is the British set up their trade centers in Bombay and Madras, now Mumbai and Chennai.
So after this, let's move to question number 6. And the question number 6 is, when did the Aurangzeb die? And the answer is, Aurangzeb died in 1707. Question number 7, who was Nawab of Bengal? And the answer is, Siraj-ud-Dawla was Nawab of Bengal. Question number 8, where did the revolt of 1857 began? And the answer is, the revolt of 1857 began in Meerut. Question number 9, when did the Battle of Buxar fought? And the answer is, the Battle of Buxar was fought in 1764. So this is self-made question of our topic, of this topic now. So now we will move towards the multiple choice question. Okay, so now we will move towards the multiple choice question, and here it is written that टेक द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा और ये आंसर है ना, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और यहाँ पर जो भी आंसर राइट है ना, आप लोग को इस तरह से टिक करना पड़ेगा अगर सिर्फ आंसर राइट है, ठीक है। जो भी आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है ना, और यहाँ पर जो भी आंसर राइट होगा उसे आप लोग को टिक करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Number 1 is, the dash were among the first to come to India for trade. तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए कौन आए थे पहले? हमने अभी भी किया है ना सेल्फ-मेड क्वेश्चंस में। इसका आंसर ए है ब्रिटिश। ब्रिटिश तो नहीं आए थे, वो बाद में आए थे। फ्रेंच, बी फ्रेंच भी नहीं आए थे। नंबर सी अरब्स। सो आंसर क्या है? द अरब्स वेर अमॉन्ग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ठीक है। नंबर 2, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। सिराजुद्दौला जो है, जो नवाब ऑफ बंगाल था, वो कौन से बैटल में हार गए थे? इन विच बैटल ही वॉज डिफीटेड? नंबर ए बक्सर, बक्सर तो पीछे हुआ था ना। नंबर बी प्लासी, एंड नंबर सी इज पानीपत। तो इसका आंसर क्या हुआ? नंबर बी प्लासी, ठीक है। सो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड in the battle of Plassey. So number 3, the subsidiary alliance was introduced by। ये जो subsidiary alliance था है ना, ये जो पॉलिसी था जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? नंबर ए इज लॉर्ड माउंटबैटन, नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, नंबर सी इज लॉर्ड वेलेस्ली। सो किसने इंट्रोड्यूस किया था? नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सो नंबर 4, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन। सो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया है ना, और ये जो क्वेश्चन है हमने अभी सेल्फ-मेड क्वेश्चन में भी देखा। तो इसका आंसर क्या है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन नंबर ए मेरठ, नंबर बी झांसी, नंबर सी बंगाल। तो इसका आंसर क्या हुआ? नंबर ए मेरठ, ठीक है। So this is multiple choice question of this topic. So now let's do a little bit of quick revision. Number 1, the Arabs were among the first to come to India for trade. So answer is number C Arabs. Number 2, सिराजुद्दौला was defeated in the battle of। कौन से बैटल में हार गए थे सिराजुद्दौला? नंबर बी प्लासी। नंबर 3, द सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर क्या है? किसने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडियरी अलायंस? नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। नंबर 4, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ था? नंबर ए मेरठ, MEERUT मेरठ। सो दिस इज आवर मैच द कॉलम, सॉरी multiple choice question. So now let's move towards the fill in the blanks. So अब हम fill in the blanks का देखेंगे। यहाँ पर जो blank है ना, यहाँ पर आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा। One is, a group of British merchants formed
द डैश इन 1600. सो ये जो ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स आए थे 1600 में, उन लोग ने क्या फॉर्म किया था 1600 में? क्या फॉर्म किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी. EAST, ईस्ट, INDIA, इंडिया, COMPANY, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किए थे. और ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600. नंबर 2, द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन डैश एंड डैश. सो ये जो ब्रिटिशर्स है ना, उसने अपना ट्रेड सेंटर्स कहाँ पर सेटअप किए थे? ऐसा क्या है? मुंबई, MUMBAI, मुंबई, एंड CHENNAI, चेन्नई. और देखिए यहाँ पर हम ओल्ड नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बॉम्बे एंड मद्रास है वो पुराना नेम हो गया. तो हम जब हम आंसर लिखेंगे उस वक्त हमें अभी जो न्यू नेम है बॉम्बे का मुंबई एंड जो मद्रास का चेन्नई, हम वही लिखेंगे, ठीक है. द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन मुंबई एंड चेन्नई. नंबर 3, द फ्रेंच वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू. कहाँ पर पाबंदी लगा दिया था फ्रेंच का? पुडुचेरी. कहाँ पर? पुडुचेरी. आंसर क्या है? PUDUCHERRY, पुडुचेरी. यानी कि बुक पे आप लोग का लिखा है पौंडीचेरी, है ना, और ब्रैकेट में पुडुचेरी भी लिखा है. और ये जो पौंडीचेरी है, जैसे कि ये बॉम्बे और ये जो मद्रासा इसी तरह से ओल्ड नेम है, और ये जो पुडुचेरी है ये अभी न्यू नेम है. सो आप लोग को न्यू नेम ही लिखना पड़ेगा. और अभी हम देखिए यहाँ पर वो बीच बीच में हम इतना बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं, है ना. तो ये हम कैपिटल लेटर्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इम्पोर्टेंट है. ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम है ना. क्यों? और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे छोड़ के दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी है. सो हम कैपिटल में लिखते हैं. और ये जो ब्रिटिश सेट अप द ट्रेड सेंटर्स इन मुंबई एंड चेन्नई पे हमने मुंबई कैपिटल M लिखा है, यहाँ पर कैपिटल C लिखा है ना. यहाँ पर मुंबई तो सिर्फ एक ही है ना. स्टेट एंड कैपिटल का नाम भी स्टेट एंड कैपिटल जो भी होता है सब कैपिटल लेटर्स में लिखा है. अगर वो बीच में है तो भी कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है. और यहाँ पर चेन्नई भी, ठीक है, हम चेन्नई सिर्फ एक ही है ना, दूसरा चेन्नई तो नहीं है. सो हम चेन्नई भी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. और ये पुडुचेरी भी यहाँ पर देखिए, ये भी सिर्फ एक ही है पुडुचेरी, दूसरा तो नहीं है. सो हम यहाँ पर पुडुचेरी सिर्फ कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. नंबर 4, द ब्रिटिश फॉलो द पॉलिसी ऑफ डैश. सो ब्रिटिशर्स ने कौन सा पॉलिसी फॉलो किया था इंडियंस के बीच? आंसर है DIE, डिवाइड, AND एंड RULE, रूल. तो ब्रिटिशर्स ने कौन सा पॉलिसी फॉलो किया था इंडिया में? डिवाइड एंड रूल, ठीक है. सो दिस इज अ फिल द ब्लैंक्स ऑफ दिस टॉपिक. सो नाउ वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ क्विक रिविजन. नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600. नंबर 2, द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन मुंबई एंड चेन्नई. नंबर 3, द फ्रेंच वेर रेस्ट्रिक्टेड टू पुडुचेरी. Number 4, the British followed the policy of divide and rule. So this is our fill in the blanks. Now we will move towards the match the column of this topic. So this is a match the column. और यहाँ पर ये जो ये कॉलम A है और ये कॉलम B है, और ये जो कॉलम A है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा है, और ये जो कॉलम B है यहाँ पर आंसर है. और ये जो कॉलम बी का आंसर है जो वो इधर उधर है. सो यहाँ पर जो आंसर है हमें लिखना पड़ेगा. और जब हम मैच द कॉलम करेंगे, अगर इसका आंसर अगर ये है तो, और इसका आंसर ये है तो इधर उधर ऐसे मत कीजिए, बहुत गंदा हो जाएगा. अगर ऐसे करोगे तो आप लोग का बहुत गंदा हो जाएगा. इसलिए मैंने ये आप लोग को पिछली बार भी बताया था, है ना. सो इसलिए जो भी सही आंसर है आप लोग को सिर्फ नंबर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है. सिर्फ आप लोग नंबर ही लिखिए.
इसके पीछे। नंबर ए का ये जो कॉलम ए है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला है ना, तो सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला कौन था? नवाब ऑफ बंगाल। तो 1 का आंसर है सी। तो ये सी है, सी के पीछे हम लिखेंगे 1, ठीक है। सो सी के पीछे हम लिखेंगे 1। नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई एंड द मीनिंग और ये जो रानी लक्ष्मीबाई का आंसर है वो है झांसी। सो 2 का आंसर है डी है ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, गंदा हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में परेशानी होगी। तो नंबर 2 का आंसर है डी। सो हम 2 डी के जो पीछे है हम 2 लिखेंगे इस तरह से। सो रानी लक्ष्मीबाई का आंसर क्या हुआ? झांसी। नंबर 3 बहादुर शाह जाफर, और बहादुर शाह जाफर का आंसर क्या है? नंबर ए लास्ट मुगल एम्परर। सो ये जो 3 का आंसर है ए, तो इसके पीछे हम लिखेंगे 3 लास्ट मुगल एम्परर। नंबर 4 एनफील्ड राइफल, और ये जो एनफील्ड राइफल का आंसर क्या है? बी। सो 4 का आंसर है बी, तो हम बी के लास्ट में लिखेंगे 4. So this is our match the column of this topic. So now we will do little bit of quick revision. Sirajuddaulah, last Mughal emperor. रानी लक्ष्मीबाई का सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का आंसर है नवाब ऑफ बंगाल। रानी लक्ष्मीबाई का आंसर है झांसी। नंबर 3 बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर का आंसर है लास्ट मुगल एम्परर। और नंबर 4 एनफील्ड राइफल, और इसका आंसर है कार्ट्रिजेस। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द मैच द कॉलम ऑफ दिस टॉपिक। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। And the first question is number 1. What do you know about the doctrine of lapse? How did it help the British to expand their power? और ये expand their power, सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, क्योंकि जब ये ब्रिटिशर्स ने पावर अपना पावर से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में है ना, और डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगे है ना, जैसे कि डिवाइड एंड रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबसे अलायंस है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ये पूछा है क्वेश्चन। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसकी मदद से ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना पावर जो है वो एक्सपैंड करने लगे, धीरे धीरे किस तरह से एक्सपैंड करने लगे, ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग देयर टेरिटोरीज थ्रू वेरियस पॉलिसीज। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये ब्रिटिशर्स ने अपना जो टेरिटोरी से वो डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करके एक्सपैंड करने लगे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू वन सच पॉलिसी द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिया है ना। और ये जो एक पॉलिसी ऐसा था जहाँ पर इफ एक किंगडम, सिर्फ इफ एक राज्य का एक जो राजा है ना, उसका खुद का वारिस नहीं है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, अगर खुद का वारिस नहीं है और अडॉप्टेड नहीं होगा, सिर्फ खुद का जो अपना खून ही चाहे, ठीक है, अगर खुद का वारिस नहीं दे पाया और नहीं है उस राज्य का, तो वो राज्य है जो एक किंगडम है वो सब ब्रिटिश के पास चला जाएगा। तो ये जब राजा का देहांत हो जाएगा है ना, जब राजा मर जाएगा तो उसके बाद वो जो किंगडम है राजा का, अगर उसके पास वो उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किंगडम होगा ब्रिटिशर्स का। सो दिस वाज द पॉलिसी जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाउ डिड इट हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सपैंड द पावर? एंड आंसर इज आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर the British started extending their territories through various policies. According to one such policy, the British declared that if a king died without a natural heir, his kingdom would be taken over by the British. This policy was called the Doctrine of Lapse. So, आप लोग को पता चल ही गया होगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कैसा है,
है ना. So this is our doctrine of lapse. So number 2 is, how was the route to India discovered through the Cape of Good Hope? So ये जो वाया केप ऑफ गुड होप इंडिया आए थे, है ना, वास्को दा गामा. सो ये जो रूट है वो कैसे डिस्कवर्ड किया? ठीक है, आंसर है इन 1498 वास्को दा गामा. वास्को दा गामा कौन थे? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर. सो 1498 में वास्को दा गामा जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, उनने एक न्यू सी रूट डिस्कवर्ड किया था. कहाँ से? वाया केप ऑफ गुड होप. ठीक है. सो द पोर्टुगीज यूज दिस रूट टू रीच कैलिकट. सो ये जो रूट है जो वास्को दा गामा ने डिस्कवर किया था, वो पोर्टुगीज ने यूज किया कैलिकट में आने के लिए, और एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द रीजन. और कैलिकट में आके वहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. At that time, Calicut was major producer of spices. क्योंकि उस वक्त जो Calicut है वो जो major producers of spices थे. And Vasco da Gama got permission from the ruler of Calicut to carry trade with India. और कैलिकट में आके वास्को दा गामा ने जो कैलिकट का जो भी रूलर था, है ना, उससे परमिशन ले लिया और यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया वास्को दा गामा ने. ठीक है. So the question is, how was the route to India discovered through the Cape of Good Hope? And the answer is, in 1498 Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a new sea route to India via Cape of Good Hope. The Portuguese used this route to reach Calicut and started trading in the region. At that time, Calicut was major producer of spices. Vasco da Gama got permission from the ruler of Calicut to carry trade with India. So, this is our question number 2 answer. So, student, today we will do till over here. And next class, we will proceed further regarding this question and answer of this topic. Okay? Okay, so thank you, students.